हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फिनिटी लर्न प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यार एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की रैपिड रिवीजन। मतलब पूरा चैप्टर आप लोगों को 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूंगा। सारे की पॉइंट, सारे डायग्राम, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे कवर करी गई हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की रिवीजन, और बहुत बढ़िया तरीके से हम करने वाले हैं। अगर आपको ये चैप्टर आता नहीं है, वैसे तो आता ही होगा, बट अगर आप इसका एक ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करिए। अगर आपको नहीं आता और स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं बेटा जी। तो देखिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले आता है बेटा जी इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? ये है, इट इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज। ओके बेटा, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या करता है, जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वांट्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो मास है वो होता है मेजरमेंट ऑफ बेटा जी किसका, इनर्शिया का। ठीक है, तो इनर्शिया एक तरीके से क्या है, ये क्या करता है, एक तरीके की टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द चेंज बेटा। ओके, फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम सिंबल आप लोगों को पता है कि इट इज द नेट मोशन कंटेन इन द सिस्टम, जिसको हम किससे लिखते हैं, P इज इक्वल टू एम वी, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर लिखते हैं बेटा जी। फिर आता है फोर्स इस चैप्टर के अंदर। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स जो होता है बेटा जी वो पुश और पुल होता है। ठीक है, क्या होता है, पुश और पुल होता है। अगर मैं टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो यहाँ आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप mg बोलते हो, या फिर जी m1 m2 बाई में r स्क्वायर होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कौन कौन आता है, जैसे टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया बेटा, फ्रिक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होने वाले हैं। फिर आता है आप लोगों के पास कौन सा फोर्स, फिर आता है बेटा जी स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स बेटा जी। ठीक है, तो ये फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मोस्टली मेनली आपको पुश और पुल और mg इसका ज्ञान होना जरूरी है। मतलब कौन सी टेंशन फोर्स होती है, कौन सी नॉर्मल फोर्स, वो भी आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है कि जो बॉडी है वो कंटिन्यू करेगी उसके स्टेट में, चाहे वो रेस्ट वाला हो, चाहे उसका यूनिफॉर्म मोशन का हो बेटा जी। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ पे, उसके स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अनटिल कब तक करेगी, अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। भाई कोई चीज अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम एक्ट नहीं करवा रहे हैं। कोई यूनिफॉर्म में चलता जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो भाई वो यूनिफॉर्म में ही चलता रहेगा अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सटर्नली नहीं लग रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स जो होगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके बराबर होती है बेटा जी, वो dp बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये एफ एक्सटर्नल आप लोगों का जीरो हो जाए तो उस टाइम पे जो पी होगा वो कांस्टेंट होगा। ये आपको पता होना चाहिए। पी की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, एम वी। अगर इसको पुट करेंगे तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जो इक्वेशन है वो आपको कब कब यूज करना है मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। अगर मान लीजिए मास जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट है तो सीधा हम उस टाइम पे तो ये वाला यूज करते हैं। मास अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो हम ये वाली इक्वेशन से क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर रहे होंगे बेटा जी। ठीक है, फिर आता है न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ध्यान से डेफिनेशन को समझना। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एट द सेम टाइम। ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑफ द सेम नेचर। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि सेम नेचर की भी होनी चाहिए बेटा जी। ठीक है, और ये किस पे एक्ट होता है बेटा जी, ये टू डिफरेंट बॉडी पे होता है। आप बोल सकते हो ये टू डिफरेंट बॉडी इवेंट रहने वाला है। नॉर्मल फोर्स की बात करूं मैं तो नॉर्मल फोर्स जो होता है हमेशा क्या करती है, इट एक्ट टुवर्ड्स दी बॉडी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस बेटा जी, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ओके, चलिए इसके अलावा जो आप लोगों के पास नॉर्मल फोर्स है वो क्या होती है, पुशिंग नेचर की होती है, मतलब पुश करती है ये। ठीक है, जो सबसे ज्यादा हमारे पास और कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है वो होने वाला है यार टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स एक तरीके से क्या है, ठीक है, इट एक्ट अवे। ये कैसे एक्ट करती है, मतलब जो टेंशन फोर्स है वो किस तरीके से लगती है वो आपको पता होना चाहिए। इट एक्ट अवे फ्रॉम दी बॉडी टूवर्ड्स दी स्ट्रिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक मास को लटका रखा है। अगर हम देखें तो इसमें टेंशन है, वो टेंशन कैसे है, जैसे कि अगर हम ब्लॉक से देखें तो टेंशन ऐसे, और यहाँ से कनेक्टेड है तो ऐसे बेटा जी। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, फिर आता है इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कोई भी फोर्स उसके ऊपर
नहीं है, मतलब 0 आप लोग बोल दोगे बेटा जी। फिर आता है पुली सिस्टम, ठीक है, पुली सिस्टम या फिर एटवुड मशीन आप इसको बोलते हैं। देखो हम जो केस पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारे पास है आइडियल पुली। कौन सी पुली है बेटा? आइडियल पुली। आइडियल पुली का मतलब है मासलेस, नो फ्रिक्शन, ठीक है, किस किस के बीच में भाई? स्ट्रिंग एंड पुली के बीच में बेटा जी। ओके, समझ में आई बात? अगर मान लो आप लोगों के पास पुली जो है आइडियल है, अगर पुली आप लोगों के पास आइडियल है, जैसे कि ये केस है, तो यहाँ पे टेंशन हमने, ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन होगा भाई, ये यहाँ से ऐसे इसके अंदर मतलब इसको लटकाया तो ऐसे इसके अंदर टेंशन होगा, ठीक है। तो आइडियल पुली के लिए क्या होने वाला है, जो T3 है वो किसके बराबर होगा? T1 और T2 के सम के बराबर होगा। ओके, बट हमारे पास क्वेश्चन आता है कैसे? हमारे पास आता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन आता है बेटा जी? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है। तो वो क्या है आपके पास? ए। तो वो कैसे निकालते हैं? नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन में टोटल मास हो जाता है। नेट ड्राइविंग फोर्स मतलब एक एक तरीके से मान लो एक साइड फोर्स नीचे लग रही है, दूसरी साइड से वो ऊपर आ रहा है, तो आप उनका दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स आपके पास आएगी और नीचे आ जाएगा क्या? टोटल मास बेटा जी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आइडियल स्प्रिंग, जो कि आइडियल है तो मतलब मासलेस मानेंगे, पिच यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है, ओके। और टेंशन थ्रू आउट द जो स्प्रिंग होगा वो भी सेम होने वाला है, ठीक है। स्प्रिंग में आप लोगों को एक फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेना है कि जो एफ होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस के एक्स के बराबर होता है। एक्स जो है वो एक तरीके का एलोंगेशन या फिर आप कंप्रेशन बोल सकते हैं उसकी नेचुरल लेंथ से बेटा जी, ठीक है। और माइनस इसलिए लगाया कि ये ऐसे होती है। मान लीजिए ये बंदा इधर खींच रहा है तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स इधर आ रही है। अगर आप लोगों के पास जो स्प्रिंग है और उस जो के है वो क्या है बेटा जी? जो के है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर मान लो स्प्रिंग अब पैरेलल में है या सीरीज में है तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे लिखे जाएंगे? पैरेलल में सीधा ऐड कर देंगे और सीरीज में क्या करेंगे? 1 अपॉन की तरह सोल्व करेंगे। 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन के 1 प्लस 1 अपॉन के 2 प्लस के 3 ऐसे करते जाएंगे बेटा। अब आ जाता है इनर्शियल फ्रेम बेटा जी, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा होगा कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है वो चीजों को ऑब्जर्व करता है बेटा जी, है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अभी बात करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या है, ठीक है। वो फ्रेम भाई जहाँ पे क्या है? एनएलएम मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वैलिड होते हैं बेटा जी। नॉन इनर्शियल क्या होता है? जहां पे ये वैलिड नहीं होते, या बोल सकते हो कि फेल है, या फिर बोल सकते हो कि डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या आ जाता है? एक सूडो फोर्स हो जाती है, मतलब बहकाने वाली फोर्स होती नहीं है, बस हम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? एफ सूडो इज इक्वल टू माइनस एम किसका? ब्लॉक का, और साथ में आ जाता है ए ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब जिस साइड में मतलब आपका यार ब्लॉक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मत करना, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर मत करना, आप लिफ्ट में जाके या किसी भी ब्लॉक के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर बैठ के करना, तो ज्यादा सही रहेगा। तो जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट ये फोर्स हम लगा देंगे, जिस साइड वो जा रहा होगा उसके अपोजिट लगा देंगे, ठीक है। तो सूडो फोर्स क्या होगी? इज इक्वल टू एम माइनस एम ए क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से, ठीक है बेटा। चलो, फिर आता है लिफ्ट वाला केस आ जाता है। अगर लिफ्ट आप लोगों की ऊपर जा रही है तो उस टाइम पे जी को कैसे यूज करेंगे? जी प्लस ए यूज करने वाले हैं, जी इफेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर नीचे आ रही है लिफ्ट तो जी जी मतलब जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ए होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब क्या है कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई भी रोड है अलोंग द रोड, या फिर कोई भी स्ट्रिंग है ऐसे खिंचा हुआ भाई साहब, ठीक है, पूरा वो स्ट्रिंग क्या है? खिंचा हुआ है बेटा जी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा? जो कंपोनेंट्स है किस किस के? वेलोसिटी के, मैग्नीट्यूड के और एक्सेलरेशन के, वो क्या होंगे बेटा जी? सेम होंगे। जैसे कि मान लो ये ए और बी है, एक ये यहाँ पे एक बी यहाँ पे, इसको फोर्स एफ से खींचा भाई, रस्सी खींची हुई है तो वो ऐसे ही चलेंगे साथ साथ। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो एक्सेलरेशन है इसका और इसका क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। ऐसे केस अगर हम पुली का देख लें, ठीक है, मान लीजिए ये मास है और ये पुली लगी हुई है, यहाँ पे इसको नीचे खींचा जा रहा है, तो रस्सी से ये खींचता आ रहा है, जितना ये नीचे चलेगा उतना वो चल पड़ेगा भाई, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं भाई ये एक्स चला तो ये नीचे आ गया। तो कहने का मतलब मान लो अगर ये 3 से चला तो ये भी 3 वेलोसिटी से नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि कंस्टेंट मोशन में क्या होता है कि जो कंपोनेंट है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो क्या होंगे? सेम होने वाले हैं। तो अलग-अलग केसेस हैं, इनको थोड़ा-सा एक बार ध्यान से देख लेना। और इनके अलावा कई बार क्या हो जाता है कि बहुत सारे केसेस आ जाते हैं तो उनमें वर्चुअल वर्क मेथड यूज़ होता है, ठीक है। वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स जो होता है वो 0, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? टेंशन फोर्स डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको उसको वेलोसिटी टर्म में लिखना है तो हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो T1 V1 प्लस T2 V2 ऐसे लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो T1 A1 प्लस T2 A2 ऐसे लिख देंगे बेटा जी, ओके। समझ में आ चुकी है मेरे ख्याल से इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेज कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है कि आप लोग
जो ये वेज है इसके पास ये जो नॉर्मल है भाई, इस नॉर्मल के अक्रॉस जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स है वो सेम होने वाले हैं, बस ये याद रखिएगा। ज़्यादा नीट लेवल पे तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाया, जो सीन बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा, A1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू A2 cos थीटा, मतलब बराबर होने चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वैसे तो आपको पता ही है कि कहाँ पे होता है, बट हमारे पास सीधा सा चलते हैं की पॉइंट्स के ऊपर कि स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये एक तरीके से वेरिएबल फोर्स होती है, या फिर बोल सकते हैं कि एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स है ये आप किसके बराबर बोल दोगे, एफ एस मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर बोलोगे, म्यू एस एन बोलोगे। ये म्यू एस कौन है भाई, ये जो म्यू एस है बेटा जी, ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये म्यू एस हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होने वाला है, ठीक है। ये करता क्या है, ये इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है। एफ एस मैक्सिमम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा जी, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के बेटा, ठीक है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। फिर आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी चल पड़ी है, अभी तक तो बॉडी चली नहीं थी, अब बॉडी चल पड़ी है तो भाई यहाँ पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगी, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है बेटा जी, क्या है ये, काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला, ठीक है। चलो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है बेटा जी, और इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के, जैसे यहाँ पे बोला था इंडिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा जी। ये ग्राफ है। सबसे पहले क्या होता है, जितनी फोर्स लगाते हैं उतना हमारा फ्रिक्शन आ जाता है स्टैटिक में। क्यों, आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो वो चल नहीं रही, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है, तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, एकदम से ज्यादा होता है, और फिर बॉडी चल पड़ती है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है फिर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा जी, फिर कांस्टेंट रहती है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंटली पता भी लग जाता है। फिर आ जाता है एंगल ऑफ रीपोज। एंगल ऑफ रीपोज जो होता है वो क्या कहता है बेटा जी, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये आपने किसी ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो कितने एंगल पे ये जो ब्लॉक है, बस मान लो अभी ये ऐसे है, ठीक है, कोई ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक अभी तक रखा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद क्या है कि अगर मैं एंगल बढ़ाता जाता हूं तो ये ब्लॉक बस स्टार्ट होने वाला है, तो जिस एंगल पे नीचे की तरफ ये आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है भाई, वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रीपोज होगा, ठीक है। तो ये आपको बस याद करना है कि म्यू एस क्या है, किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है बेटा जी, ठीक है। थीटा क्या है, हमारा एंगल ऑफ रीपोज है। अगर मान लो आपका थीटा छोटा है, ठीक है, मान लो कोई भी ऐसी कंडीशन पे है कि ये अभी तक नीचे नहीं आया है, ठीक है, तो ये रेस्ट पे, अगर मान लो थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाऊंगा तो ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्लाइड डाउन होगा बेटा जी, ओके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है भाई, ये जो रिजल्टेंट हमने लिखा है किस किस के बीच में, एन और एफ एस के बीच में, ये रिजल्टेंट और इस एन के बीच का जो एंगल है, ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है। फॉर्मूला वही रहेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस बेटा जी, ठीक है। समझ में आ गई है चीजें। चलिए आगे की तरफ अभी हम बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी, अगर आप लोगों के पास एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी आपके पास एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, मूविंग इन ए प्लेन, और किस तरीके से मूव कर रहा है, कि इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ओ रिमेन फिक्स्ड, देखिए यहां से यहां डिस्टेंस है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है इसके चारों ओर, कि ये डिस्टेंस फिक्स है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सर्कुलर मोशन बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और जो वी वेक्टर है वो क्या होगा, ये क्या होगा, शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ओपी बेटा जी। ओपी लाइन ये रही और वी ये रहा, तो ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। फिर आता है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या है, जैसे यार हमने पहले पढ़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एंगुलर पोजीशन आती है, इट टेल्स पोजीशन या लोकेशन ऑफ पार्टिकल पी ऑन ए सर्कल बेटा जी, ठीक है। समझ में आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, जैसे वहां पे चेंज इन पोजीशन था, तो यहाँ पे चेंज इन एंगुलर पोजीशन उसे क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा जी, वेक्टर क्वांटिटी ये होती है। जैसे कि आप स्क्रू को ऐसे घुमाते हो तो कहाँ जाता है, नीचे, ऐसे वापस घुमाते हो तो ऊपर आता है, उस हिसाब से आप इसकी डायरेक्शन ले सकते हैं बेटा जी, ठीक है। समझ में आया। आप इसको एक एक्सियल वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से एक बार बता दो बेटा। जैसे कि मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज को मतलब वापस मैं घुमा रहा हूँ, ऊपर आएगा ये, ठीक है। वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ऊपर आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड होने वाला है, ठीक है। फिर आता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई में डेल्टा टी। अब ये डेल्टा क्या है, अरे भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम, है ना। जैसे वहां पे चेंज इन पोजीशन था, तो यहाँ पे चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, ओके। तो यूनिट क्या होती है भाई, रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या होती है, टाइम इनवर्स, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा
ये क्या है, ये फाइनाइट टाइम के लिए इंटरवल के लिए डिफाइन होता है बेटा जी। ओके, डिफाइन फॉर द फाइनाइट टाइम इंटरवल। अब इसके अलावा जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, एक रोटेशन को आपने कंप्लीट किया तो उसको कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है वो एक टाइम पीरियड आप लोग बोलोगे, ठीक है। और ओमेगा को आप ऐसे भी बोलते हो 2 पाई बाई टी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड बेटा जी। यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज में होगी, या फिर साइकिल पर सेकंड आप लोग बोल सकते हैं बेटा जी। क्या बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड बोल सकते हैं। फिर आ जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे वही होगा जो पहले हमने सीखा, बस यहाँ पे ये डेल्टा की फॉर्म में था, यहाँ पे ये डी की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा जी। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम आ जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी टाइम पे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे वहां पे हमारे पास अल्फा का मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, यहाँ पे भी है कैसे, ओमेगा डी ओमेगा बाई में डी थीटा। जैसे वहां पे ओमेगा की जगह वी आता था और डीवी बाई में डी एक्स आता था, तो ऐसे यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा बाई में डी थीटा है बेटा जी। अगर आप लोगों के पास एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा दोनों पैरेलल हैं तो भाई आपकी ओमेगा जो इंक्रीज होगी, अगर वो एंटी पैरेलल हैं तो ओमेगा डिक्रीज होगी भाई सब, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं भाई रिलेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होने वाला है बेटा जी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरीके से क्या है, ओमेगा कांस्टेंट है, अल्फा 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एंगुलर स्पीड वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा लिखना चाहते हो तो v बाय में r कर दोगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन कौन से होंगे भाई, एक होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होगा हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा जी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल को रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग क्या कर सकते हो, वैसे तो आप बोलोगे ओमेगा और वी होता है, ओमेगा और वी होने वाला है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर बोलोगे वी स्क्वायर बाय आर। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं। ये हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड द सेंटर, और हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा परपेंडिकुलर होगा वी वेक्टर के। और ये इट कांट चेंज स्पीड, ये चेंज नहीं करता स्पीड को, ये स्पीड को चेंज नहीं करता, सिर्फ सिर्फ किसको चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है बेटा जी। किसको चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है बेटा जी, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो आप वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखेंगे, ये चीजें ध्यान में रखने की, फॉर्मूले जरूर से याद करके जाना यार, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑलवेज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे सिंपल होता है डीवी बाई डी टी, वही होने वाला है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें ओमेगा कांस्टेंट है, तो अल्फा क्या होगा 0 और वी क्या होगा, वी 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 वो कांस्टेंट होगा, तो टेंजेंशियल क्या होगा 0 होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे ये चीजें नहीं हम डिस्कस करते पड़े। फिर आ जाता है मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड आ जाता है। तो इस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 जो फोर्सेज है वो एक्ट करेंगे कार के ऊपर, एक होगा वेट ऑफ द कार mg, ठीक है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स होने वाली है। बट हमें ये चीज याद नहीं करनी, हमें फॉर्मूला याद करना बेटा जी कि कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है भाई, क्या है ये, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन है बेटा जी, जो कार के लिए पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम बैंक्ड रोड पे बात करें तो वी मैक्स आएगा हमारे पास ये बेटा जी, वी मैक्स हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है। तो ये है एक फास्ट ट्रैक रिवीजन इस चैप्टर की, मेनली फॉर्मूले हैं, की पॉइंट्स हैं जो भी, वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस आप लोगों के लिए कर दिए बेटा जी, ठीक है। तो अभी के लिए बस चलते हैं, निपटाते हैं इस सेशन को, एंड आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया भी है। ये सारी बातें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये सारी बातें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होंगी। ओके, इसको कैसे हटाए भाई, चलो ये अभी हट नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो अभी हम इसको यहीं पे छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मिलेंगे नई वीडियो में। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।